Hello everyone. Today's topic Resources of India second. Chapter second Resources of India second. Agriculture crops, minerals and power resources. आज हम संसाधन भारत के संसाधन में फसलों के बारे में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे और शक्ति संसाधन के बारे में। एग्रीकल्चर क्रॉप्स क्या होती है, मिनरल्स के क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और पावर रिसोर्सेस शक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंटली द टर्म agriculture is used in a broad sense. It not only includes cultivation but also forests, fisheries, animals and dairy. बेटा एग्रीकल्चर्स में सिर्फ कृषि उत्पादन ही नहीं आता है, कल्टीवेशंस का वर्क ही नहीं आता है, उसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के भी जैसे फॉरेस्ट हो, मछली पालन हो, पशुपालन हो, दुग्ध उत्पादन हो, इन सबको भी एग्रीकल्चर के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इंडिया इन एग्रीकल्चर्स कंट्री, भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग अधिकांश जो वर्क है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वर्क है भारत में। जियोग्राफिकल divided in India's create the favorable climate conditions for the productions of different types of crops. भारत में हम एग्रीकल्चर्स की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार का है कि हम अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। वर्ष में हम 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार का भारत में क्लाइमेट है। ओनली 11% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इज कल्टिवेटेबल। इंडिया हैज़ 51% एरिया अंडर द कल्टिवेशन। ओनली 11% टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। बेटा वर्ल्ड की बात करूँ तो सिर्फ 12% में ही कृषि कार्य का होता है और सिर्फ भारत की बात करूँ तो भारत में 51% ये कार्य होता है। Only one crops is grow in many countries of the world, while in India 2 or 3 crops are grow in the some areas. बेटा वर्ष में एक लगभग इस वर्ल्ड की बात करूँ तो अधिकांश कंट्रीज ऐसी है जो वर्ष में एक ही क्रॉप ग्रो कर सकती है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 1 ईयर में 2 या 3 क्रॉप्स को ग्रो करने का कार्य करती है। कभी एक साल में हम 2 से 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, जिससे तो भारत में ही संभव है और उसका कारण है क्लाइमेट। डिफरेंस टाइप क्लाइमेट इन इंडिया, डिफरेंस टाइप का क्लाइमेट है भारत में, कहीं और इस प्रकार का क्लाइमेट नहीं है। Total area with could be irrigated in India is equal to total cultivable areas of China. 58.2% laborers of India depend on the agriculture for their livelihood. बेटा करीब 58.2% जो जनसंख्या है भारत की, जो लेबर्स है, जो मजदूर है, वो अपना जीवन व्यापन कृषि कार्य करके ही करते हैं। 66% of the agriculture land in the used for growing food crop and 34% of commercial crops. Agriculture constituting 56.1% in the growing the national product. बेटा हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो करीब 56.1% हमारी हिस्सेदारी होती है। हम फूड भी और कमर्शियल एरियाज़ के जो उत्पादन है उनको भी ग्रो करने का कार्य हम करते हैं।
कंट्रीब्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में हम एग्रीकल्चर्स को बांटते हैं, देखिए किस प्रकार बांटा है। एग्रीकल्चर इज ओवर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, बेटा भारत में जो एग्रीकल्चर है वो प्राथमिक कार्य, प्रथम कार्य भारतवर्ष में किया जाने वाला है तो वो है एग्रीकल्चर। कौन सा है? एग्रीकल्चर। इट includes both cultivations of crop and the animals rearings. Contributions and the importance of agriculture can be seen in India's economy as a whole. भारत में प्राइमरी ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर्स को माना गया है और जो वर्क है वो महत्वपूर्ण प्रकार के हैं। हमारी इकोनॉमिक स्थिति में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में भी वो हेल्प करते हैं एवरी पर्सन्स की। अब क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये देखते हैं। 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड न्यूरियस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर्स, 2 of 3 yard populations of India depend on the agriculture for their living। और बेटा करीब 70% जो पॉपुलेशन है विश्व की वो भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर डिपेंड करती है। और 1/4 भाग जो है वो भारत की जो 1/4 जनसंख्या है उसका जीवन व्यापन ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वो जितने भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य इस एग्रीकल्चर्स के माध्यम से ही होते हैं। 2/3 लेबर्स पावर ऑफ द कंट्री इज द इंगेज इन इंडियाज एग्रीकल्चर्स। बेटा कुछ लेबर्स एग्रीकल्चर्स जो लेबर होते हैं वो इंगेज रहते हैं इनमें। Many peoples get their employment indirectly also, whether they are engaged in the handicraft or in the small industries based on the agriculture products in the rural areas. Agriculture can give employment to large number of people। बेटा एग्रीकल्चर जो है वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कि जो वर्क करने वाले होते हैं वो भी यहाँ पर कार्य करते हैं। हैंडीक्राफ्टेड हस्तकला, एग्रीकल्चर से उत्पादित जो क्रॉप्स होती है, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स जो होती है उससे वस्तु बनाने के कार्य भी किए जाते हैं। लगभग अधिकांश जनसंख्या जो है वो इस कृषि कार्य पर ही डिपेंड है। अपना जीवन यहीं से वो व्यापन करने का कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर गिवन रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग, कृषि भूमि से ही जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। क्लॉथ्स इज मेड फॉर द कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड द वुड। जो कपड़े हैं वो जूट से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं और ये सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमें एग्रीकल्चर से ही क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिलता है। लेदर इंडस्ट्रीज इज आल्सो बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। लेदर इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर से बेस्ड है क्योंकि बेटा पशुपालन जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज यूजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, एडेड इंडस्ट्रीज, sugar and the tobacco, all those industries are the based on the agriculture product। देखो बेटा शुगर, शक्कर फैक्ट्री ले लो या आप तंबाकू की फैक्ट्री ले लो, आप
ऑयल मिल ले लो, ये सब एग्रीकल्चर से बेस्ड है। क्योंकि देखो कपास का उत्पादन होगा तो क्लॉथ्स बनेंगे, सोयाबीन का उत्पादन होगा तो खाने का तेल बनेगा, शुगर केन का उत्पादन होगा तो शुगर बनेगी, और टबैको का उत्पादन होगा तो टबैको बनेगा। ये सब किस बेस्ड है? तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 34% टू द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बेटा करीब 34% इनकम जो होती है वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। इंडिया's agriculture is the nourishing the increasing productions agriculture product given the carbohydrate, proteins, fat and the vitamins from the food product. Mahatma Gandhi has said about the productions and the supply of food, life depend on the agriculture, where the agriculture is not the beneficial, life itself could not be the बेनिफिशियस देयर। महात्मा गांधी ने कहा था कि एग्रीकल्चर है तो जीवन है, जीवन अगर सही रूप से चलाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर का होना, कृषि का होना महत्वपूर्ण है। कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इंडियाज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। इन द सक्सेस ऑफ फेलियर्स डायरेक्टली इफेक्टेड द फूड प्रॉब्लम्स, internal and the external trend, means of the transport and the Indians income. Therefore, it is the said that it sum as the importance of agriculture in Indian economy, the importance of soil in the human body। देखो बेटा ह्यूमन बॉडी के लिए भी एग्रीकल्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ट्रेड भी कर सकते हैं। फूड ले लो आप, कुछ मसाले ले लो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चिली वगैरह होती है हम गरम मसाला जो यूज़ करते हैं ना, ये हमारे द्वारा जितना उत्पादन होता है ये विश्व में कहीं और उत्पादन नहीं होता है। हम एक वर्ष में जितना उत्पादन कर सप्लाई करते हैं उतना ही उसका यूज भी कर देते हैं। मसाले में विश्व में अगर हम ग्रो की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो जो मसाले होते हैं वो उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 है, उसे खाने में भी नंबर 1 है और उसे सप्लाई करने में भी नंबर 1 है। इम्पोर्टेंस क्रॉप ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट। बेटा भारत में जो क्रॉप्स है उनको बांटा है तो ये 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो सीजन के अकॉर्डिंग बांटा गया, दूसरा स्टडी के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक, सीजन के अकॉर्डिंग देखूँ मैं तो जो क्रॉप्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद, खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक, खरीफ रबी। फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ, याद रखना ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सो इन द बिगनिंग्स ऑफ रेनी सीजन। जब वर्षा का प्रारंभ हो तब इस क्रॉप को क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत कब होती है पता है? जब रेनी सीजन हो, जब बरसात का प्रारंभ हो। एंड रेडी टू रिप बाय द एंड टू स्प्रिंग सीजन्स आफ्टर द दशहरा। और इसको कल्टीवेट, इसको वापस इसकी कटिंग कब की जाती है? दशहरे के आसपास। जब दशहरा आता है, दशहरे के प्रारंभ से ही इसकी कटिंग करना प्रारंभ की जाती है। आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। और इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती, फसल होती है, उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है, जिसकी बुआई वर्षा ऋतु, वर्षा के प्रारंभ में हो और जिसकी कटाई दशहरे से प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार की फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखोगे आप, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड बन, सीम्स आर द क्रॉप
खरीफ, कपास, ज्वार, बाजरा, चावल, शुगर केन, सोयाबीन, ये सब कौन सी फसलें होगी? खरीफ की फसलें होगी। कौन सी फसलें होगी? खरीफ की। याद रखना, आपके सामने अगर मैच द कॉलम में एक तरफ खरीफ क्रॉप आ जाए और सामने सोयाबीन हो तो सोयाबीन खरीफ की फसल होगी, रबी की नहीं होगी। सेकेंड, रबी क्रॉप, द क्रॉप विच आर सो इन द अक्टूबर नवंबर, उसको कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, आफ्टर दशहरा, किसके बाद? दशहरे के बाद, एंड आर द रेडी फॉर रिप बाय द बिगनिंग ऑफ समर सीजन, और काट लिया जाता है कब? समर सीजन के प्रारंभ में, मार्च अप्रैल, आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स, उसे कहा जाता है कौन सी फसल? कौन सी फसल? तो रबी की फसल। बेटा रबी की फसल को क्या होगी? अब आप जहाँ रह रहे हो वो आपका जो एरिया है ना एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्षा ऋतु में हमारे घर में कौन सी फसल की बुआई की जाती है। देखिए, उस फसल को काटने के बाद हमारे घर में क्या लगाया जाता है पता किसी को कि नहीं है? नहीं पता हो तो घर में फैमिलीज को पूछना कि वर्षा ऋतु में, पापा या अंकल को पूछना या बड़ा भाई हो उसको पूछना कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो बोलेंगे मिर्च बोई जाती है, ठीक है, कपास बोया जाता है, सोयाबीन बोया जाता है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो खरीफ में बोई जाती है। और रबी में क्या बोया जाएगा? तो सबसे पहले नाम आएगा वीट, गेहूं का सबसे पहले नाम होगा। किसका नाम होगा? गेहूं का। वीट, ग्रेम्स, ब्रेली, मस्टर्ड, टबैको आर द मेन रबी क्रॉप्स। बेटा चना, गेहूं, तंबाकू, ये प्रमुख रूप से रबी की फसलें हैं। जायद फसलें, द क्रॉप ग्रो इन द समर स्पेशली, जो स्पेशली रूप से या स्पेशल रूप से किस में ग्रो हो? समर सीजन में ग्रो हो। वेजिटेबल्स आर ग्रीन, फोल्डर्स आर द कॉल्ड जायद क्रॉप्स। वेजिटेबल्स जो होती है बेटा वो समर सीजन में बोई जाती है और उसे क्या कहा जाता है? उसे जायद की फसलें कहा जाता है। फूड क्रॉप, बाय फूड क्रॉप्स आर मीन द क्रॉप्स विच आर द मेन components of food, rice, wheat, ज्वार, maize, बाजरा, ग्राम, tooth and other pulses are the included in the food crops। फूड खाने की जो चीज़ें आती है ना उसको रखा गया है। केस एंड द कमर्शियल क्रॉप, बेटा देखो जो खाने की चीज़ें हैं वो। अब कमर्शियल देखो, केस एंड कमर्शियल। केस मतलब जहाँ से हमें नगद पैसों की प्राप्ति हो, ठीक है। Case in the commercial crop means the crops which are the used food directly but they are sold to generate cash, जिसे बेच कर क्या मिल सके? धन मिल सके। Those crops include cotton, jute, tea, coffee, सोयाबीन, ऑयल सीड, शुगर केन, टबैको, रबर etc। देखो कपास को हम क्या घर खा सकते हैं? घर कपड़ा बना सकते हैं? नहीं। इसे क्या करेंगे? बेचेंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? नगद प्राप्त होगा। गन्ना, शुगर केन जिसे कहते हैं, उससे क्या आप घर में शुगर बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। टबैको से घर में तंबाकू बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। सोयाबीन से क्या आप सोया ऑयल बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। कुछ ऐसी क्रॉप जो ऑयल से रिलेटेड होती हो, क्या आप घर में ऑयल बनाते हो? नहीं बनाते। हम इसे बेच कर क्या करते हैं? कैश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की जो फसलें होती है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कैश या कमर्शियल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये सीजन थे, क्रॉप्स को हमने डिवाइड किया था। मानसून में 3 टाइप्स होंगे, जैसे खरीफ, रबी एंड जायद। कौन कौन से होंगे? खरीफ, रबी एंड जायद। एंड स्टडी अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 प्रकार से होंगे। एक फूड होगा, फूड क्रॉप होगा, और दूसरा होगा कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप्स। वे सभी जो सिर्फ जिनका इस्तेमाल पहले हमारे यूज़ में या खाने के यूज़ में किया जाए वो फूड क्रॉप्स होगी,
और वे सभी क्रॉप्स जिन्हें पहले मार्केट में बेच दिया जाए, जो हमारे लिए यूजेबल तो है लेकिन मार्केट में बेचने के बाद ही वो हमारे लिए यूजेबल होगी, उसे कैश या कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाएगा। कल पढ़ेंगे हम जितने भी हमारी जो क्रॉप्स है उनका वर्णन पढ़ेंगे कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर उत्पादित होती है, कहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, कौन से एरियाज में वो ग्रो करती है। ठीक है।